मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी ऑर्गेनिक सिंथेसिस पेपर चल रहा था। इसमें अपनी यूनिट चल रही थी सेकंड में अपना पार्ट था ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हेडिंग चल रही थी अपनी। ऑक्सीडेशन के अंदर हमने ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन का, और हाइड्रोकार्बन में हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे एल्किन का। ठीक है, एल्किन के ऑक्सीडेशन में हमने दो प्रोसेस पढ़ ली थी। एक तो पढ़ा था इसके अंदर एपॉक्सीडेशन, ठीक है, और सेकंड हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था, पेरोक्सीडेशन। ये पेरोक्सीडेशन और तीन प्रकार से पढ़ा था कि MnO4 के द्वारा, उसके बाद में ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के द्वारा, और थर्ड सिल्वर एसीटेट के द्वारा। ठीक है, इन तीनों प्रकार से डाइऑल बना था। एपॉक्सीडेशन के द्वारा हमें अपोक्साइड प्राप्त हुआ था। उसके बाद एल्किन के ऑक्सीडेशन की थर्ड प्रोसेस रहेगी वाकर प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस कौन सी रहेगी, वाकर प्रोसेस। ये दो पढ़ लिए थे, दूसरे के तीन पार्ट वो पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट जो इसके बाद थर्ड नंबर ऑक्सीडेशन होगा एल्किन का, वो रहेगा वाकर प्रोसेस। देखें इसके अंदर वाकर प्रोसेस में, तो वाकर प्रोसेस में क्या होता है कि कोई एल्किन होती है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई एल्किन है। इस एल्किन का ऑक्सीडेशन करवाया जाए PD+2 साल्ट। PD+2 साल्ट का मतलब है कि जिसके अंदर पैलेडियम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, और साथ में CuCl2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाया जाए, ये रहेगी आपकी एल्किन। ऐसा करवाने पर ऑक्सीडेशन होने के बाद प्रोडक्ट के रूप में हमें कीटोन प्राप्त होता है। प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त होता है। ये प्रोपीन था तो इससे बन गया अपना एसीटोन। ये रहेगा वाकर प्रोसेस। तो इसके अंदर आपको लिखना क्या है, The oxidation of alkene to form ketone can be proceed by reaction with PD+2 salt and oxygen in the presence of CuCl2 in aqueous medium। ठीक है, यानी एल्किन का जो ऑक्सीडेशन है PD+2 साल्ट के साथ में ऑक्सीजन व CuCl2 की प्रेजेंस में HOH aqueous मीडियम के लिए लगाया। एक्वस मीडियम में या एक्वस सोलवेंट में करवाने पर एल्किन से हमें क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त हो जाता है। वाकर प्रोसेस में वाकर प्रोसेस एल्किन के ऑक्सीडेशन की है, और इसमें हमें ऑक्सीडेशन होने के बाद में प्राप्त क्या होगा, कीटोन प्राप्त होता है। लेकिन इसके बाद इसकी मैकेनिज्म करेंगे। लिखी जाएगी इसके अंदर, वो लिखी जाएगी द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन इन कीटोन प्रोसीड बाय रिएक्शन विद PD+2 साल्ट एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में CuCl2 की प्रेजेंस में ऑक्सीजन व PdCl2 के साथ में एल्किन का ऑक्सीडेशन करवाने पर प्रोडक्ट के रूप में हमें कीटोन प्राप्त हो जाता है। देखिए ये यहाँ पे कैटालिस्ट का कार्य करेगा CuCl2। ठीक है, तो देखिए अब इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होगी। मैकेनिज्म में रहेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले एक्वस मीडियम के अंदर इसके ऊपर टेक किसका होगा, HOH का। किसकी प्रेजेंस में, PdCl2 या PD+2 साल्ट है अपने पास। PD+2 के लिए अपने पास क्या रहेगा, PdCl2 रहेगा। एक्वस मीडियम है तो इसमें बनेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। डबल बॉन्ड का क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रेशन हो जाएगा। अब तो देखो इसके अंदर ये मेथिल समूह है, इस मेथिल समूह का रहेगा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के कारण ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित रहते हैं,
इस कारण से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तब ये जो बॉन्ड है वो इस प्रकार से टूटेगा। ठीक है, इस पे कार्बन पे पॉजिटिव, ये मत करना कि ये डबल बॉन्ड है तो इस साइड तोड़ो इस साइड तोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। मेथिल्स में का प्लस साइड प्रभाव है, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो जाएगी, इस कारण से ये वाला जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ जाएंगे, तो CH2 नेगेटिव, नेगेटिव के साथ में H पॉजिटिव, कार्बन CH पॉजिटिव, इस कार्बन के साथ में क्या जुड़ेगा, ये OH नेगेटिव जुड़ेगा, तो इसके अंदर बनेगा आपका CH3 CH OH और यहाँ पे बन जाएगा CH3। उसके बाद में CuCl2 कैटालिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में बनेगा आपके ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, H नेगेटिव H पॉजिटिव किसके रूप में निकल जाएंगे, H2 के रूप में, प्लस में CH3C डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे ये आएगा CH3, ये बन गया आपका कीटोन जिसको हम यहाँ पे बोल देंगे Sc2। ये थी आपकी मैग्नीशियम। कई जगह कई बार इसमें ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, जैसे कि इसके ऊपर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के साथ में Pd+2 जोड़ देंगे, लेकिन लास्ट में बनना यही और इससे बनेगा एसीटोन। ये रहेगी आपकी वाकर प्रोसेस है उसकी मैकेनिज्म, लिखें इसको। उसके बाद देखिए इसके अंदर एग्जाम्पल्स में क्या रहेगा आपके मैकेनिज्म के बाद में इस वाकर प्रोसेस के क्या है एग्जाम्पल, तो इसमें एक नंबर पे नोट लगा के लिखें। सबसे पहले इसके अंदर नोट लगा के लिखें कि यदि कोई एल्कीन है, उस एल्कीन में कोई अदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, अदर फंक्शनल ग्रुप वे ग्रुप जिनका ऑक्सीडेशन होता हो, वे होंगे यहाँ पे अदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे हमने ये बना लिया, यहाँ पे हमने ये बना लिया, ठीक है। ये भी एल्कीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये किसका है, एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप है। यदि किसी यौगिक में एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ साथ अदर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हों और रिएक्टेंट अपने यही रहे, PdCl2 H2O CuCl2 और इसके साथ में O2 ये रखें। वाकर प्रोसेस वाले ये रिएजेंट, तो ये अदर फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीडेशन नहीं करते, यानी ये सिलेक्टिव होते हैं, इसके लिए एल्कीन है, यानी ये सिलेक्टिव रिएजेंट होते हैं, अर्थात ये केवल ओलिफिनिक डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन ही करते हैं, अदर फंक्शनल ग्रुप का नहीं करेंगे। अब इसमें भी ओलिफिनिक में दो प्रकार है, एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड है। तो इसके अंदर आता है कि जो टर्मिनल एल्कीन होती है, टर्मिनल डबल बॉन्ड होता है। अब इसमें यह आएगा कि इन दोनों डबल बॉन्ड में से वह डबल बॉन्ड जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन करेगा। इस रिएक्टेंट में दो डबल बॉन्ड है, तो उस डबल बॉन्ड के ऊपर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी जो मोर रिएक्टिव होगा। यदि यहाँ पे हम सिर्फ एक रिएजेंट रखते हैं, तब यहाँ पे क्या होगा, इनमें से किसी एक का होगा। एक कौन से का होगा, जिसकी जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो टर्मिनल डबल बॉन्ड है वो अधिक रिएक्टिव होता है। ये होता है टर्मिनल, जो एक सिरे पे प्रेजेंट होता है ना, पूरे मॉलिक्यूल एक सिरे पे प्रेजेंट डबल बॉन्ड है वो टर्मिनल कहलाएगा, ये इसका मीडियम वाला है। तो टर्मिनल डबल बॉन्ड अधिक रिएक्टिव होने के कारण से टर्मिनल वाले डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन होने से वही कीटोन बनेगी।
यानी ये दो फंक्शनल ग्रुप और भी थे जिनका ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन ये जो रिएजेंट है वो क्या होता है, सिलेक्टिव होता है। किसके लिए, ओलिफिनिक डबल बॉन्ड के लिए। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट इसमें प्राप्त हो जाए। ये वाले अनइफेक्टेड रहते हैं इस रिएजेंट के द्वारा, अर्थात इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो नोट में आप क्या लिखेंगे कि PdCl2H2 CuCl2O2 वाकर प्रोसेस के ये रिएजेंट ओलिफिनिक डबल बॉन्ड के लिए सिलेक्टिव होते हैं। दैट मीन्स कहने का अर्थ ये रहेगा कि यदि किसी रिएजेंट के अंदर ओलिफिनिक डबल बॉन्ड के अलावा अदर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, ऑक्सीडाइजेबल हो वो, तो ये जो रिएजेंट है उनका ऑक्सीडेशन नहीं करता है, ये केवल एल्किन का ऑक्सीडेशन करेगा। और एल्किन में भी यदि दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, दोनों में से उस डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होगा इस रिएजेंट के द्वारा, जो कि क्या होगा, अधिक रिएक्टिव होगा। ये वाला जो है टर्मिनल वाला डबल बॉन्ड है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है इसके अंदर। ठीक है, लिखें इसको। उसके बाद एक और देखिए इसी के अंदर वाकर प्रोसेस और इस वाकर प्रोसेस के अंदर नोट के अंदर ही सेकंड लगा के क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन। ये नोट के अंदर फर्स्ट लगा लेना, ऑक्सीडेशन बाय SeO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या रहेगा इसके अंदर, ऑक्सीडेशन बाय SeO2 यानी सेलेनियम डाइऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीडेशन है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखो इसमें सेलेनियम डाइऑक्साइड के द्वारा, ये इम्पोर्टेंट है, देखें C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C6H5। ठीक है, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया सेलेनियम डाइऑक्साइड की सहायता से, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, हमें अल्फा डाई कीटोन प्राप्त होता है। इसका ऑक्सीडेशन होकर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनता है और यहाँ पे भी क्या बनता है, डबल बॉन्ड। तो इस SeO2 के द्वारा यानी सेलेनियम डाइऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीडेशन करवाने से हमें अल्फा डाई कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, तो लिखिए इसके अंदर एल्किन्स कैन आल्सो ऑक्सीडाइज इनटू अल्फा डाइकीटोन विद SeO2। ठीक है, SeO2 के द्वारा एल्किन है वो अल्फा डाइकीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाती है। उसके बाद में SeO2 के लिए लिखा जाएगा कि जो SeO2 है सेलेनियम डाइऑक्साइड आर नॉट सेलेक्टिव रिएजेंट for olefinic double bond। ठीक है, तो इसके लिए लिखा जाएगा जो सेलेनियम में वाकर प्रोसेस में PdCl2 और CuCl2 के द्वारा ऑक्सीडेशन हुआ था वो सिलेक्टिव था, यानी वो केवल ओलिफिनिक डबल बॉन्ड का ही ऑक्सीडेशन करता है। लेकिन जो सेलेनियम डाइऑक्साइड होता है वो सिलेक्टिव नहीं होता है, किसके लिए, ओलिफिनिक डबल बॉन्ड के लिए। क्यों, क्योंकि यदि इस रिएक्टेंट के अंदर ओलिफिनिक डबल बॉन्ड के अलावा अदर फंक्शनल ग्रुप जो कि ऑक्सीकृत हो सकते हो वो प्रेजेंट हो, तो सेलेनियम डाइऑक्साइड इस एल्किनिक डबल बॉन्ड के साथ साथ में जो अदर फंक्शनल ग्रुप हैं उनका भी ऑक्सीडेशन कर देता है। इस कारण से बोलेंगे कि जो सेलेनियम डाइऑक्साइड है आर नॉट सिलेक्टिव फॉर ओलिफिनिक डबल बॉन्ड। ठीक है, लिखें इसको।
उसके बाद में आपका 4 नंबर पे देखें, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाय ओजोन। ये लास्ट ऑक्सीडेशन है एल्कीन का, आपके सिलेबस में इतने है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाय ओजोन, ये आपका पहले भी आया हुआ है, ओजोन के द्वारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाय ओजोन, तो देखिए इसके अंदर क्या रहेगा। एल्कीन है वो ओजोन, ओजोन क्या होता है O3, ठीक है। एल्कीन है वो ओजोन के साथ क्रिया करेगी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। ओजोनोलाइसिस भी बोल देंगे, ठीक है। इस प्रोसेस में देखें क्या होता है, इसमें आएगा ओजोनोलाइसिस वाले में कि एल्कीन है वो ओजोन O3 के साथ में क्रिया करेगी, क्रिया करने के बाद में वो क्या बनाती है, एसिड और कीटोन या एसिड और एल्डिहाइड। एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, इन तीनों में से कुछ भी बना सकती है। जो एल्कीन होगी वो ओजोन या O3 के साथ में क्रिया करेगी, क्रिया करके वो 3 प्रकार के प्रोडक्ट बनाएगी, उनमें से कोई भी 2 बनाएगी वो, एल्डिहाइड, कीटोन और थर्ड रहेगा एसिड। हो सकता है दोनों एल्डिहाइड बने, हो सकता है दोनों कीटोन बने, हो सकता है दोनों एसिड बने, हो सकता है एक एल्डिहाइड कीटोन बने, हो सकता है कोई भी एक कीटोन एक एसिड बने। इन तीनों में से ये प्रोडक्ट, ये 3 ही रहेंगे, इन तीनों में से कोई भी 2 प्रोडक्ट है वो बनाएगी, 3 नहीं बनाएगी, 2 प्रकार के बनाएगी, हो सकता है 1 प्रकार के 2 बना ले, ठीक है। तो एल्कीन है वो ओजोन O3 के साथ जिंक और H2O2 की प्रेजेंस में क्रिया करके क्या बनाती है, इस डबल बॉन्ड का, एल्कीन के डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होने से इन तीनों में से किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो हो जाता है। अब इसके अंदर क्या आता है, ये तो इसकी रहेगी रिएक्शन, एल्कीन है O3 के साथ में क्रिया करेगी इसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे जो जिंक है वो जिंक डस्ट ली जाएगी, ठीक है। इन तीनों में से किसी भी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो इसमें हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म में यह आता है कि जो एल्कीन होती है वो ओजोन के साथ क्रिया करके सबसे पहले ओजोनाइड का फॉर्मेशन करेगी। जो ओजोनाइड बनाएगी वो ओजोनाइड जिंक डस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में क्रिया करके आगे इस प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो मैकेनिज्म में ये लिखा जाएगा कि एल्कीन है वो ओजोन के साथ क्रिया करके ओजोनाइड का फॉर्मेशन करती है और उस ओजोनाइड है वो जिंक डस्ट और H2O2 के साथ में क्रिया करके फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन रहेगी, मैकेनिज्म वो देख लो किस प्रकार से रहेगी। मैकेनिज्म देखिए इसके अंदर, मैकेनिज्म में जैसे ये लिख दिया हमने CH2 या फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिख दिया। ये यहाँ पे रिएक्शन कर रही है ओजोन के साथ में, फर्स्ट स्टेप में ओजोन के साथ में रिएक्शन की। ओजोन का मॉलिक्यूल देखो इस प्रकार से बनाते हैं, टूट गया। यहाँ पे बनेगा CH3 CH CH2, रेडिकल है, एक इस पे बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, वैसे ये दोनों वाले, ये वाला रेडिकल इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला इसके साथ, तो इसमें बनेगा आपके ऑक्सीजन, ये बन गया। अभी ये ओजोनाइड नहीं बना है, ओजोनाइड नेक्स्ट स्टेप में बनेगा। अब यहां से देखो ये बन गया, यहां से ये इस प्रकार जुड़ गया। अब ये वाला जो इस पे रेडिकल बन गया, एक इस पे रेडिकल बन गया, इस वाले ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो इस बॉन्ड के द्वारा, दूसरा इस बॉन्ड के द्वारा, तो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ लिख देंगे
यहाँ लिख देंगे तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा इससे जुड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन से इससे जुड़ जाएगा, और इन दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन है वो आपस में जुड़ जाएंगे। देखो किस प्रकार से बनेगा, CH3 C, इसका हाइड्रोजन CH2, ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोला जाएगा ओजोनाइड। ये बन गया आपका ओजोनाइड। उसके बाद में इस ओजोनाइड की रिएक्शन हमें करवानी है जिंक डस्ट के साथ में, H2O2 कैटालिस्ट रहेगा। तो इसमें देखो क्या बनेगा, ये किस प्रकार से टूटेगा, इसको यहाँ तोड़ते हैं और ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो अलग से टूट के गया, वो किसके पास जाएगा, जिंक डस्ट के पास जाएगा और माइनस में ZnO के रूप में निकल गया। यहाँ से देखो क्या बन रहे हैं, CH3CH, इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ये बना दिया, प्लस में CH2, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन है, सॉरी ये वाला ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन, ये बॉन्ड भी टूट गया इस ऑक्सीजन का, ये भी टूट गया। अब ये ऑक्सीजन जाएगा इसके पास में, ठीक है, जिंक के पास में। ये वाला तो बॉन्ड यहाँ आकर के यहाँ पे क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। आगे समझ में, या फिर इसको हम यहाँ से ऐसे भी वियोजित कर सकते हैं, ये वाला बॉन्ड यहाँ बना लिया और ये वाला बॉन्ड यहाँ बना लिया। तो CH2 इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, 2 हाइड्रोजन पहले से इसके पास में थे और ये वाला बन गया। तो ये भी क्या बना है, एल्डिहाइड, और ये भी क्या है, एल्डिहाइड है। इसको तो हम बोलेंगे एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, और ये बनेगा आपके फॉर्मेल्डिहाइड। तो दोनों ही मॉलिक्यूल बने हैं ओजोन के द्वारा, वो दोनों ही किसके बने हैं, एल्डिहाइड के। तो बोला था ये दोनों एल्डिहाइड के भी बन सकते हैं, दोनों कीटोन भी बन सकते हैं, एक एल्डिहाइड और एक एसिड है वो भी बन सकते हैं। ये लिखें इसकी ये मैकेनिज्म। लिख ली होगी, केवल में एक इसका एग्जाम्पल है वो आप खुद से करके लेके आना। एग्जाम्पल रहेगा आपके CH3 CH डबल बॉन्ड C C2H5 और ये इसकी जगह लिखना है, सेम यही रहेगा। O3 फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में ओजोनाइड बनने के बाद में जिंक डस्ट और उसके साथ में H2O2, एक एसिड बनेगा और एक कीटोन बनेगा, एक एसिड और एक कीटोन है वो बनेगा। खुद से बनाना ही, ठीक है। यहाँ तक हो गया अपना एल्कीन का ऑक्सीडेशन। उसके बाद में नेक्स्ट कलम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, उस एरोमेटिक रिंग का जो ऑक्सीडेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है।